चलिए दोस्तों, कहां पर थे? साइटो सो चलिए क्वेश्चन पर जाते हैं ना। प्रतिदिन 2 क्लास लिए हम अब तक। क्वेश्चन पर गए ना, प्रतिदिन क्वेश्चन पर जाइए। तो आइए दोस्तों, सेल पढ़ रहे हैं और सेल में हम लोग ये समझ चुके हैं कि सेल क्या है। तो सजीवों की शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, समझ गए। उसके बाद सेल क्या है? तो गोलाकार संरचना है। उसके अंत उसको हम 2 भागों में बांटे थे और 2 तरह से बांटे थे, याद है ना। एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं, प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और, तो अब तक कहां तक कौन कौन सेल ऑर्गेनल पढ़ चुके थे? और राइबोसोम तक हो गया था। तो एक कोशिका जीवित रहेगा ना, तब ही हमारा अंग ठीक तरह से काम करेंगे, क्योंकि कोशिका से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से मिलकर के अंग बनते हैं, और अंग कार्य करे ठीक तरह से। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग। तो हमारे कोई भी अंग हो, चाहे हृदय हो, किडनी हो, या कोई भी अंग हो, वो जो कार्य कर रहे हैं वो तब करेंगे जब उनके कोशिकाएं जीवित हो और उनके कोशिकाओं को लगातार पोषण मिलता रहे। हम जो भोजन करते हैं उसका तात्पर्य क्या होता है? उसका तात्पर्य होता है कि सारे कोशिकाओं को क्या मिले? पोषण मिले, और वह ठीक तरह से कार्य करे। कोशिका कार्य करेगा तभी अंग काम करेगा। बस समझ गए ना। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं होती है और उसके अपने अपने कार्य, यानी एक कोशिका कार्य करे, इसके लिए उसके कोशिका के अंदर जो अंगक है उनका कार्य करते रहना क्या है? जरूरी है। उनका कार्य करते रहना क्या है? जरूरी है। और ऐसे ही अंगक पढ़े थे, जैसे हम पढ़ लिए थे लाइसोसोम के बारे में, सॉरी राइबोसोम के बारे में पढ़े थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थे। 2 ही अंगक अभी तक हम पढ़े हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़े हैं, सेल वॉल पढ़े हैं, और उसके बाद पढ़े हैं साइटोप्लाज्म। तो 2 अंगक बारे थे। दोनों अंगों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए तीसरा अंगक, गोल्जी बॉडी। इसको हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल जानते हैं बायोलॉजी का इंग्लिश से का हिंदी लिख दिया जाता है एग्जाम में। जैसे ये गोल्जी बॉडी है तो इसको गोल्जी काय ना लिखकर आपका एग्जाम हिंदी रूपांतरण कर दिया गोल्जी बॉडी। तो अंग्रेजी नाम जो ना बायोलॉजी में बहुत जरूरी है। कभी कभी अंग्रेजी का ही देवनागरिक में मतलब रूपांतरण सीधे सीधे रहता है। गोल्जी बॉडी क्या है? कोशिका अंगक है। कहां है? तो सारे कोशिका अंगक कहां रहते हैं? कोशिका द्रव में रहते हैं। तो गोल्जी बॉडी भी कोशिका अंगक है और ये कोशिका द्रव में रहते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी कोशिका अंगक है और ये कोशिका द्रव में रहते हैं। और गोल्जी बॉडी की जो संरचना होती है, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से गोल्जी बॉडी की संरचना को देखें तो गोल्जी बॉडी की संरचना एक ही तरह से, लेकिन स्थिति आपको एनिमल सेल में कुछ अलग दिखाई पड़ेगा और प्लांट सेल में कुछ अलग, बहुत अंतर नहीं, कुछ अलग। जैसे कि एनिमल सेल में, एनिमल समझ रहे हैं ना आप, जंतु मतलब जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? जंतु कहते हैं, ठीक है। वैसे जंतु की पूरी परिभाषा चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा। तो जंतु के कोशिका में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर के गोल्जी बॉडी को देखा जाता है तो दोस्तों यह आपको मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान दिखाई पड़ता है। मुड़े हुए छड़ के गुच्छे, छड़ समझते हैं ना, वही जिसको हम लोग सरिया बोलते हैं। एकदम उसका लगेगा कि गुच्छा रखा हुआ है और ये सारे गुच्छे जुड़े हुए हैं। तो गोल्जी बॉडी एक ऐसी संरचना है जिसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो एनिमल के सेल में ये मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जबकि प्लांट में ये आपको मुड़े हुए छड़ के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो गुच्छे के रूप में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वे गुच्छे के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, गुच्छे के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि पूरे कोशिका द्रव में बिखरे पड़े रहते हैं। एक छड़ यहां कोशिका द्रव के किसी और भाग में, दूसरा छड़ किसी और भाग में, किसी और भाग। अर्थात प्लांट में भी गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ की संरचना में और एनिमल सेल में भी वे मुड़े हुए छड़ की संरचना में। अंतर यह है कि एनिमल सेल में वे मुड़े हुए छड़ के गुच्छे हैं, जबकि प्लांट में मुड़े हुए छड़ की तरह वो बिखरे पड़े हुए। बात को समझ गए ना। तो दोनों गोल्जी बॉडी स्थिति थोड़ी भिन्न है। प्लांट में चूंकि बिखरे पड़े हैं तो इसको जीव वैज्ञानिकों ने एक अलग नाम दिया है दोस्तों, इसको जीव वैज्ञानिकों ने अलग नाम दिया है। और प्लांट के गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी को, प्लांट के गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि डिक्टियोसोम ही कहना है, हम गोल्जी बॉडी कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जान गए गोल्जी बॉडी का ही पर्यायवाची क्या है, डिक्टियोसोम है। क्लियर हो गया? संरचना समझ गए, बना किससे है, प्रोटीन लिपिड से बना हुआ संरचना है। अधिकांश संरचना प्रोटीन लिपिड का ही बना होता है। अधिकांश संरचना किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ था। एक राइबोसोम आपको बताए थे जिसमें लिपिड नहीं था, प्रोटीन और क्या था, आरएनए था। तो संरचना में कोई दिक्कत है? अब आइए थोड़ा सा इनका खोज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो खोजा उन्हीं के नाम पर इसका नाम है। तो गोल्जी बॉडी को जो खोज किया था दोस्तों, कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी इटली के बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, बहुत बड़े, नर्वस सिस्टम का डॉक्टर, ब्रेन का डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। उन्होंने ही सबसे पहले और मस्तिष्क की जो कोशिका होती है उसका नाम है न्यूरॉन। मस्तिष्क की कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन। उसी न्यूरॉन कोशिका में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। और कैमिलो गोल्जी ने जो इसकी खोज की थी, तो इसका नाम रखा था जानते हैं क्या? इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस। ठीक है, इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस, इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस रखा था किसने? लेकिन बाद में देखा गया कि गोल्जी बॉडी का बहुत बड़ा योगदान है इसको खोजने में। तो इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस, इंटरनल मतलब आंतरिक रेटिकुलर एपर्टस का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? गोल्जी बॉडी रख दिया गया। क्लियर हो गया? और गोल्जी बॉडी एक ऐसी संरचना है जिसकी बारे में संपूर्ण जानकारी आज भी क्लियर नहीं हुआ है। यानी गोल्जी बॉडी कोशिका के अंदर कौन कौन से कार्यों को अंजाम देते हैं, या यूं कहिए कि गोल्जी बॉडी के बारे में अभी संपूर्ण जानकारी निकलकर संपूर्ण जानकारी निकलकर नहीं आई है। अभी भी इन पर शोध हो रहे हैं और इनके कार्यों के बारे में पता लगाया जा रहा है। यानी गोल्जी बॉडी की संपूर्ण संरचना, संपूर्ण कार्य अब तक भी पता नहीं लगा है जीव वैज्ञानिकों को। लेकिन कुछ कार्य का जो पता लगा है दोस्तों गोल्जी बॉडी का, तो गोल्जी बॉडी के क्या क्या कार्य है? सबसे पहले गोल्जी बॉडी का एक कार्य क्लियर हुआ है कि कोशिका द्रव में किसी भी पदार्थ की अगर कमी हो जाए ना, मान लीजिए कोशिका द्रव के किसी भाग में जल की कमी हो जाए, मान लीजिए कोशिका द्रव के किसी भाग में प्रोटीन की कमी हो जाए, या कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाए, कोई भी खनिज लवणों की कमी हो जाए, तो वह उसका सेक्रेशन जानते हैं कहां से होता है? ठीक है, उसका सेक्रेशन कहां से होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। कहां से होता है? मान लीजिए कि कोशिका है और कोशिका द्रव में प्रोटीन की कमी हो गई, तो प्रोटीन को स्रावित कर देगा कौन? गोल्जी बॉडी। लिपिड की कमी होगी, लिपिड स्रावित हो जाएगा कहां से? गोल्जी बॉडी से। तो हर एक पदार्थ जिसकी जरूरत है कोशिका द्रव में, उन पदार्थों को स्रावित करने की क्षमता इसमें। इसका नाम ही है सेक्रेशल ऑर्गेनल दोस्तों। इसका नाम क्या है दोस्तों? सेक्रेशल ऑर्गेनल, यानी कि इसको हिंदी में श्रवण अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? श्रवण अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? श्रवण अंगक कहते हैं, सेक्रेशन ऑर्गेनल, गोल्जी बॉडी। लेकिन सबसे बड़ा है कि ये इतने सारे पदार्थ को कैसे स्रावित करती है, इसी का पता अब तक नहीं लगा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गोल्जी बॉडी अगर इन सब चीजों को स्रावित करती है, इसका मतलब इन सब चीजों को वो स्टोर करती है, इस तब ना दोस्तों करते हैं, स्टोर करके रखता है तब ना वो निकालता है अपने से। तो सेक्रेशन ऑर्गेनल के होने के कारण हम गोल्जी बॉडी को यह भी कह सकते हैं कि यह कोशिका द्रव में भिन्न भिन्न पदार्थों को क्या करती है? संग्रहित करती है, अंग्रेजी में पैकेजिंग करती है। गोल्जी बॉडी प्रमुख पैकेजिंग करने वाला ऑर्गेनल है। हालांकि यह पैकेजिंग करता है कि नहीं करता है, यह अभी जानकारी निकलकर सामने आना बाकी है, लेकिन यह तय मान रहे हैं जी वैज्ञानिक कि अगर सेक्रेशन करता है तो निश्चित ही पैकेजिंग करता होगा, क्योंकि बिना पैकेजिंग किए सेक्रेशन करना तो संभव नहीं है। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि करोड़ों का अनाज बांटे, तो सबसे पहला जरूरी चीज क्या है? सबसे बड़ा चीज है कि आपको एक बड़ा गोदाम होनी चाहिए और उसमें संग्रह होना चाहिए, मतलब रखने का जगह होना चाहिए। गोदाम तो ये है, स्ट्रक्चर देखे ना, एकदम मोटे मोटे छड़, स्टोरेज करने लायक लगा ना आपको वो स्ट्रक्चर। तो ये संग्रह करने वाला, पैकेजिंग करने वाला भी मुख्य ऑर्गेनल है, और सेक्रेशन करने वाला भी मुख्य ऑर्गेनल है। दूसरा इसका भयानक काम आप समझिए। दूसरा काम, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्या करता है? इनमें इतनी क्षमता है कि ये गोल्जी बॉडी एक ऐसा कोशिका अंगक है जो एक अन्य कोशिका अंगक को बनाता है, उसका निर्माण करता है।
अब तक जो आप राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे उसमें ये खूबियां थी क्या? वे कोई और कोशिका अंगक को बना रहे थे, लेकिन गोल्जी बॉडी इतनी मजबूत संरचना है कि एक और कोशिका अंगकों को ये बनाने का कार्य करता है, और वो कौन है? लाइसोसोम का निर्माण कोशिका द्रव्य में किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम। तीसरा काम से पहले एक काम आप याद कर लीजिए। आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों को देखे थे, क्या कार्य था? प्रोटीन का संश्लेषण एवं प्रोटीन के परिवहन में मदद करना। यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो परिवहन का कार्य कर रही थी, लेकिन वो किसका परिवहन कर रहा था? प्रोटीन का। बचा कि प्रोटीन का परिवहन अगर RER के द्वारा होता है तो शेष का परिवहन किसके द्वारा होता है? शेष का परिवहन गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। यानी कि परिवहन ट्रांसपोर्टिंग की भूमिका भी मुख्य रूप से किसके द्वारा निभाई जाती है? ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग की भूमिका मुख्य रूप से किसके द्वारा निभाई जाती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ था वो ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा था, लेकिन केवल किसका? प्रोटीन का। उसके बाद जिस तरह से राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण हुआ था, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण हुआ था, उसी तरह गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, कौन प्रोटीन? अब कहिए ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन है भाई। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, इसका संश्लेषण कहां होता है? याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जी से ग्लाइकोप्रोटीन, जी से गोल्जी बॉडी। क्या अगर परीक्षा में पूछ दे कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जैसे जैव अणुओं का संश्लेषण कोशिका के किस अंगक के द्वारा होता है? तो एक मिनट, कार्य जिसका आपका क्लियर हुआ? यह कोशिका का मुख्य सेक्रेशन ऑर्गेनल है, यह कोशिका का मुख्य पैकेजिंग ऑर्गेनल है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। परिवहन का मुख्य कार्य गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, हालांकि कुछ परिवहन का कार्य इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा भी होता है। और ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन जैसे जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स का संश्लेषण कोशिका द्रव्य में किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण गोल्जी। क्लियर हुआ? गोल्जी बॉडी समझ गए? समझ गए दोस्तों? गोल्जी बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो एनिमल सेल में ये मुड़े हुए कोशिकाओं के गुच्छों के समान नजर आते हैं, जबकि पौधों के कोशिका में ये मुड़े हुए छड़ के तरह, मुड़े हुए छड़ की संरचना में बिखरे पड़े नजर आते हैं। गोल्जी बॉडी के निर्माण में भी वही जैव अणु भाग लेते जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भाग लेते, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से मुख्य रूप से बनकर मिलकर ये बना होता है। इनके कार्यों का बारे में अब भी पूरी जानकारी निकल कर सामने आना बाकी है। कोशिका का मुख्य सेक्रेशन ऑर्गेनल कौन है? गोल्जी बॉडी है। कोशिका का मुख्य पैकेजिंग ऑर्गेनल कौन है? कोशिका द्रव्य में लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। परिवहन का मुख्य कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण कहां? गोल्जी बॉडी। अब बस एक चीज जान लीजिए, उसके बाद गोल्जी बॉडी खल्लास। गोल्जी बॉडी की संरचना का अध्ययन, खोज तो कैमिलो गोल्जी किया था, आगे चलकर दो वैज्ञानिक ने इसके संरचना पर डिटेल अध्ययन किया, और दो वैज्ञानिक का नाम है डाल्टन और फेलिक्स। डाल्टन और फेलिक्स ये आगे चलकर गोल्जी बॉडी की संरचनाओं को विस्तार पूर्वक अध्ययन किए, और गोल्जी बॉडी की संरचना में जो ये मुड़े हुए क्षण हैं, गोल्जी बॉडी की संरचना में जो मुड़े हुए क्षण हैं, इनको डाल्टन और फेलिक्स ने एक नया नाम दिया, सिस्टर्नी। ठीक है, क्या नाम दिया? सिस्टर्नी। इसलिए अगर परीक्षा में पूछा गया कि कोशिका द्रव्य में सिस्टर्नी के समूह को क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोल्जी बॉडी के संरचनाओं का सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डाल्टन और फेलिक्स। डाल्टन और फेलिक्स ने गोल्जी बॉडी के मुड़े हुए क्षण जैसी संरचना को क्या नाम दिया? सिस्टर्नी। हालांकि उन्होंने पूरे गोल्जी बॉडी की संरचना को 3 भागों में बांटे। कौन कौन भाग पढ़िए? पढ़िए तो कौन कौन भाग है? क्लियर? समझ गए? गोल्जी बॉडी में कोई दिक्कत? अब दोस्तों औकात नहीं है कि गोल्जी बॉडी के बारे में पूछेगा और आप जवाब नहीं दीजिएगा। इसके बाद गोल्जी बॉडी में क्या है? कुछ नहीं है। इसके बाद खोजन हुआ है दोस्तों। अगला अंगक है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? तो कोशिका अंगक है। कहां रहता है? तो कोशिका की कोशिका द्रव्य में। हम अभी जितनी भी संरचनाओं को पढ़ रहे हैं वो सभी संरचनाएं
जितने भी कोशिका अंगक वाला संरचनाएं पढ़े, सभी संरचनाएं कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में स्थित है। अब कोशिका द्रव कहीं भूल तो नहीं गए हैं? ये बना दिए एक गोलाकार कोशिका, गोलाकार को हटा देते, गोलाकार बहुत बना लिए हैं, ठीक है। आयताकार बना लेते हैं, ठीक है, आयताकार। ये है दोस्तों कोशिका, क्योंकि इसे मान लिए हैं कोशिका। और कोशिका के बीच बीच में गोलाकार संरचना को रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया था दोस्तों? न्यूक्लियस। और यह है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के भीतर में जो कुछ भी है सब प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव कहलाया। सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है सब क्या कहलाया? प्रोटोप्लाज्म कहलाया। और प्रोटोप्लाज्म को हम दो भागों में बांटे थे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म का कोशिका द्रव जीव द्रव का वह हिस्सा है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है। यही है दोस्तों आपका क्या? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। यही आपका क्या? कोशिका द्रव है। यही आपका क्या है दोस्तों? कोशिका द्रव। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो यहीं पर सारा सेल ऑर्गेनल है, यहीं पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहीं पर राइबोसोम है, यहीं पर लाइसोसोम रहेगा, यहीं पर गोल्जी बॉडी था। क्लियर हो गया ना? अब दिक्कत नहीं ना होगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है राइबोसोम की आकृति देखे थे, हालांकि वो बिना झिल्ली वाली एकमात्र आकृति थी, सबसे छोटी आकृति थी, लेकिन एक बात क्लियर है, थैली के समान आकृति थी। राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वो कैसा दिखा था आपको? छोटी छोटी थैलियों के समान या छोटी छोटी थैलियों के गुच्छे। लाइसोसोम भी कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म की एक थैली ही है दोस्तों। लाइसोसोम भी थैली के समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये सारे कोशिकाओं की थैली एक समान नहीं होती है। जैसे हमारे फेफड़े की कोशिकाएं, उसके लाइसोसोम की थैली कुछ और है। फिर हम अपने यंग लीवर के कोशिकाओं के लाइसोसोम को देखेंगे तो वहां उसकी थैली की आकृति कुछ और है। यानी कि ये बहुरूपता दर्शाने वाली संरचना है। ये कैसी संरचना है? लाइसोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह कोशिका द्रव में छोटी छोटी थैलियों के समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किसी कोशिका में इसकी थैली वर्गाकार, किसी थैली में त्रिभुजाकार, यानी कि बहुरूपता दर्शाने वाली संरचना। और इस लाइसोसोम की जो थैली है दोस्तों, झिल्ली वाली थैली है, यानी इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है। बिना झिल्ली वाली एकमात्र कोशिकाओं यानी सेल ऑर्गेनल कौन था? राइबोसोम। बाकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वो झिल्ली वाली थी, गोल्जी बॉडी भी झिल्ली वाली और ये भी झिल्ली वाली। तो इस थैली को राइबोसोम से ज्यादा कंपेयर मत करिएगा। राइबोसोम की थैली से बड़ी है, भिन्न भिन्न कोशिकाओं की थैली भिन्न भिन्न है, और यानी कि ये बहुरूपता को दर्शाता। अभी इसके थैली में दोस्तों, इसके थैली में बहुत ही पावरफुल एंजाइम पाया जाता है। अब पावरफुल करें तो यह मतलब यह नहीं कि कोशिका के संबंध में आप उसका अर्थ लगाइएगा। तो इस लाइसोसोम की जो थैली है, इस थैली में बहुत ही पावरफुल अर्थात शक्तिशाली एंजाइम पैक रहता है। वो भी 20 से 21 प्रकार का, एक प्रकार का नहीं, 20 से 21 प्रकार का। और जितने भी एंजाइम पावरफुल इस लाइसोसोम की थैली में बंद रहता है, उस थैली को सम्मिलित रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम की थैली में जो बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? बंद रहता है जो एंजाइम, उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक। देखिए एक मिलता जुलता वर्ड है हाइड्रोक्लोरिक, तो क्लोरिक नहीं है, लाइटिक है। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है इस लाइसोसोम के थैली में। अब आइए कि ये क्या काम करते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्लियर है ना? यह नहीं कि काम पढ़ते पढ़ते कामों का बोझ इतना हो कि सारा काम ही उतर जाए, ऐसा नहीं ना है। रिवीजन करना दोस्तों बहुत जरूरी है, ठीक है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है और घर पर बैठकर पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन करिएगा आप घरे पर बैठकर, यहां तो पढ़ते हैं आप, और रिवीजन करना भी आपको आसान बना दी। सिर्फ क्वेश्चन याद करना, सारा क्वेश्चन याद हो गया, टॉप कर गए, ठीक है। तो अब जानिए कि इनके कार्य क्या है। लाइसोसोम का पहला मुख्य कार्य होता है कि जब भी कोशिका में कोई खतरनाक वायरस प्रवेश कर गया, खतरनाक बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, उस खतरनाक सूक्ष्म जीवों से कोशिका को बचाने की जिम्मेदारी किस पर है? लाइसोसोम को है। जैसे कोई खतरनाक चीज घुसा या कोई पॉइजनस चीज कोशिका में गया, लाइसोसोम तुरंत उस पर छोड़ देता क्या, और इस एंजाइम इतना पावर है कि उसको खत्म कर देता दोस्तों। तो ये
हानिकारक सूक्ष्म जीवों से कोशिका की सुरक्षा करता है। कोई पॉइजनस चीज चला गया तो उन पॉइजनस चीज के प्रभाव को कम से कम करता है। आप जानते हैं कि लीवर के कोशिका में अन्य अंगों की तुलना में बहुत ज्यादा लाइसोसोम पाया जाता है। जैसे हमारे ढेर सारे अंग, फेफड़ा है, किडनी है, चोटियां होते हैं, बड़ियां होते हैं, वगैरह वगैरह, सभी अंग कोशिकाओं से बने और उनमें लाइसोसोम है। लेकिन लीवर की जो कोशिकाएं हैं उसमें लाइसोसोम की संख्या शरीर के अन्य अंगों की कोशिकाओं की संख्या से काफी अधिक रहता है। इसलिए जानते हैं लीवर एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ को विषहीन करने का काम करता है। अब ऐसा भी नहीं कोई सल्फास खा लेगा तो मरेगा नहीं, ठीक है। मतलब विषैला कोई चीज खा रहा है दोस्तों, खा लिया है तो उसके प्रभाव को कम कौन करता है? कौन करता है? लाइसोसोम ने लीवर करता है। और लीवर जो यह काम कर पाता है वो अपने कोशिका में ज्यादा से ज्यादा लाइसोसोम होने के कारण। तो एक कार्य समझ गए, हानिकारक जीवाणु और वायरस से या हानिकारक सूक्ष्म जीवों से कोशिका द्रव को सुरक्षा कौन देता है? लाइसोसोम, एक कार्य। दूसरा कि कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में जितने भी कोशिका अंगक हैं वे कोशिका अंगक की आयु होती है एक। मान लीजिए कि राइबोसोम है तो राइबोसोम जो है कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे, फिर उसके जगह नया राइबोसोम कोशिका में बन जाएंगे। यानी प्रत्येक कोशिका अंग की अपनी एक आयु होती है जिसके बाद वो क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। और जो बताए कि ऑर्गेनॉइड वाला सेल ऑर्गेनल है वे अपने आप नए बनते जाते हैं, पुराने मृत हो जाते हैं। तो कोशिका द्रव में वे कोशिका अंगक जो मृत हो गए हैं उनका तो अब कोशिका के अंदर कोई कार्य नहीं है। तो कोशिका द्रव में स्थित मृत कोशिकांग को, मृत सेल ऑर्गेनल को या लाइसोसोम जो है डाइजेस्ट कर देता है। और फिर वह डाइजेस्ट होकर वो डाइजेस्ट होकर के वह मृत कोशिका अंगक कोशिका के क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। और इस कार्य का नाम है अंतः कोशिकीय पाचन। अंतः कोशिकीय पाचन, इंटरनल सेलुलर डाइजेशन। इंटरनल सेलुलर डाइजेशन, अंतः कोशिकीय पाचन, ठीक है। कोशिका अंगकों को, मृत कोशिका अंगक का निपटान जिस विधि से कोशिका द्रव में होता है उसका नाम इंटरनल सेलुलर डाइजेशन है। यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि इंटरनल सेलुलर डाइजेशन क्या है? ये एक वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके तहत कोशिका के कोशिका द्रव में मृत कोशिका अंगकों का निपटान होता है। और ये कार्य कौन करते हैं? लाइसोसोम। दो कार्य क्लियर हुआ। तीसरा कार्य काफी महत्वपूर्ण है। हर कोशिकाओं की भी अपनी एक आयु होती है दोस्तों। जिस तरह कोशिका के कोशिका अंगक की एक आयु होती है जो मिनटों से लेकर घंटों तक होती है, दिनों तक होती है, तो उसी तरह एक कोशिका की भी अपनी एक आयु होती है। आरबीसी कोशिका की आयु कितनी होती है? आरबीसी कोशिका की आयु 120 दिन के बाद आरबीसी मृत हो जाएंगे, फिर नए आरबीसी बनेंगे। तो हर कोशिकाओं की अपनी एक आयु होती है। और जब कोशिका अपनी आयु पूरी कर लेते हैं तो वे मृत कैसे होते हैं आपको पता है? जब कोशिका अपनी आयु पूरी कर लेते हैं तो आयु पूरी करते ही कोशिका द्रव का जो लाइसोसोम की थैली है वो फट जाता है। लाइसोसोम की थैली से फट जाने के कारण ये जो इसका पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये पूरे कोशिका द्रव में फैल जाता है और शुरू कर देता क्या? और उसके बाद क्या मृत क्या जीवित सारे कोशिका अंग खत्म हो जाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से खुद लाइसोसोम अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाता है, ये भी खुद अपने ही एंजाइम के प्रभाव से क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। और इस तरह से एक कोशिका का निपटान हो जाता है। यानी एक कोशिका को मृत होने में भी मदद कोशिका का कौन सा कोशिका अंग करता है? इस खास गुण होने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। क्योंकि कोशिका अपने जीवन लीला की समाप्ति इसी सुसाइड बैग को विस्फोट करके लेती है। दोस्तों क्लियर हो गया? समझ गए? लाइसोसोम झिल्लीदार थैली है, राइबोसोम की तरह नहीं है। राइबोसोम से बड़ा भी है इसकी आकृति। भिन्न भिन्न कोशिकाओं में लाइसोसोम की थैली एक जैसी नहीं होती है, अर्थात ये बहुरूपता दर्शाने वाला कोशिका अंगक है। ये लाइसोसोम की खासियत है कि लाइसोसोम की थैली में 21 प्रकार के शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के मदद से लाइसोसोम कोशिका के लिए 3 महत्वपूर्ण काम कर पाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीवों से कोशिका को बचाए रखते हैं,
मृत हो चुके कोशिका अंगक का निपटान करते हैं, अर्थात इंटरनल सेलुलर डाइजेशन का कार्य करते हैं। और जब कोशिका आयु पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मृत होने में भी मदद करते हैं, जिसके कारण लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या। क्लियर हो गया? अगली संरचना पर आ जाए। क्लियर होना चाहिए दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है और आप सिर्फ समझने पर ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का टेंशन एकदम नहीं लेना है। वही क्वेश्चन आएगा जो क्लास में करवाएंगे। टोटल कितना क्वेश्चन रट्टा होगा जानते हैं? 20,000। रोशन सर और मेरा नोट का टोटल क्वेश्चन काहे से हो रहा है? अरे हल्ला मत करिए, जाइए कहिएगा जनरेटर को लगातार चलने दीजिए जब तक मेरा क्लास है। लाइन कट रहा आ रहा है, ये बड़ी गड़बड़ सिचुएशन है। या तो भाई काट दो, क्या नहीं? अरे जाके बोलो जी, फोन कर रहा। आगे क्लियर हो गया? दो कोशिका संरचना क्लियर हो गया? गोल्जी बॉडी लाइसोसोम में कोई दिक्कत नहीं ना? आते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में क्या कहते जानते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं, सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो जंतु कोशिका की सबसे बड़ा कोशिका अंगक है, एनिमल सेल का। प्लांट सेल का हम जब बात करते हैं, ठीक है, प्लांट सेल का जब हम बात करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ी एक संरचना है, लेकिन एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा कोई संरचना नहीं है। एनिमल सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंगक है। हालांकि पौधों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा कोशिकीय संरचना मौजूद है, जो हम ठीक इसके बाद पढ़ने वाले हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति जो है, दूसरी बात की डबल लेयर मेम्ब्रेन का होता है। कितने लेयर? डबल लेयर मेम्ब्रेन। अब तक जितनी आप कोशिकीय संरचना पढ़े थे, सब में सिंगल लेयर झिल्ली थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक लेयर झिल्ली, राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं, गोल्जी बॉडी में एक लेयर झिल्ली, लाइसोसोम में एक लेयर झिल्ली। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर झिल्ली होता है। डबल लेयर यानी कि यह दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना है दोस्तों। कितनी लेयर की बनी होती है? दोहरी। और दूसरी बात जानते हैं कि इसकी आकृति पल पल बदलते रहती है, और इतनी जल्दी इस कोशिकीय अंगक का आकृति बदलती है, उतनी जल्दी किसी का नहीं बदलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति हमेशा एक जैसी कोशिका द्रव्य में नहीं बनी रहती है। इसकी आकृति पल पल बदलते रहती है, यानी कि कोशिका में सबसे ज्यादा परिवर्तनशील आकृति वाला कोशिका अंगक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है। जिसको नींद आता है 12 से 2 सो का रहते हैं। सो क्या है, ये जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? सोने वाले चेत जाइए दोस्तों, हाथ से नौकरी निकल जाएगा, क्या आपके बगले में आदमी जग रहा है। तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है दोस्तों। और कोशिका के डबल लेयर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये देख रहे हैं खाली जगह, ये खाली नहीं रहता है दोस्तों। ये जो डबल लेयर के ये जगह है, कि इसको कैविटी कहते हैं, गुहा कहते हैं हिंदी में। इस गुहा को कहते हैं दोस्तों, क्या हो गया? हम बात कर रहे थे कि इसकी आकृति बहुत ज्यादा क्या है? परिवर्तनशील। इसकी आकृति बहुत ज्यादा क्या है? परिवर्तनशील है। इतनी कोई भी कोशिका अंगक अपनी आकृति नहीं बदलता है। अब ये परिवर्तनशील आकृति माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े भी समय के लिए जब स्थिर होती है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यह किस प्रकार दिखाई देती है, उसी तरह का हम चित्र बना के आपको दिखा रहे हैं। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन का होता है। अब तक कोई डबल लेयर मेम्ब्रेन नहीं था दोस्तों। और डबल मेम्ब्रेन से घिरा जगह को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा जगह को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जो है ये खाली नहीं रहता है, बल्कि इस मैट्रिक्स में कोशिका द्रव्य के समान पदार्थ ही भरे रहते हैं, ठीक है? कोशिका द्रव्य के समान पदार्थों से, जैसे आप पढ़े थे ना, कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, सेम टू सेम वही तरल पदार्थ इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भरा पड़ा रहता है। और तो और दोस्तों,
इसमें आरएनए नामक संरचना रहती है, इनमें डीएनए नामक संरचना रहती है, ठीक है। इनमें राइबोसोम जो पढ़े थे ना वो पाया जाता है, और लेकिन वो 70S वाला राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये बहुत ही विकसित कोशिकीय संरचना है। अभी तक जो आप पढ़े इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, उसके तुलना में ये काफी ज्यादा विकसित है। इसके जो मैट्रिक्स में है इसमें ढेर सारे पदार्थ है ऐसे ऐसे जो अन्य किसी कोशिका अंगक में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे रहते हैं, और कोशिका द्रव के समान पदार्थ में आरएनए, डीएनए जैसे महत्वपूर्ण आपको आरएनए और डीएनए जैसे महत्वपूर्ण जैव अणु भी मौजूद रहता है। दूसरी संरचना में इसको समझने वाली है कि इसके भीतरी झिल्ली से, ठीक है, इसके भीतरी झिल्ली से, ठीक है, इसके भीतरी झिल्ली से उभार की समान संरचनाएं निकली हुई रहती इस तरह से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया के देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन से जगह जगह पर उभार या उंगली के समान संरचनाएं निकली दिखाई पड़ती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से, इनर मेम्ब्रेन से उभार अथवा उंगली के समान जो संरचनाएं निकली रहती है उसको दोस्तों कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं उसे। अंदर को मैट्रिक्स और क्रिस्टी। अब यह क्रिस्टी बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। क्रिस्टी बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। और महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों कि इसमें भी एंजाइम रहते हैं, इसमें भी एंजाइम रहते हैं, लेकिन इस क्रिस्टी में वो एंजाइम रहते हैं जो हमारे शरीर में कौन सी प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं? श्वसन, यानी कि रिस्पिरेशन। श्वसन समझते हैं ना? एक होता है सांस लेना छोड़ना, वो अलग बात है। यह है श्वसन। सांस लेना छोड़ना श्वसन का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी तरह से श्वसन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसको समझने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है आपके बायोलॉजी में। किसका? श्वसन का। वह हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं इसके बारे में। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए सजीवों के शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप जानते हैं कि हमें ऊर्जा कैसे मिलता है? हम जो भोजन करते हैं वो भोजन पच करके ब्लड के माध्यम से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। फिर वो इसी भोजन का कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, अब फिर एटीपी बनता है, और एटीपी का बनना ही क्या कहलाता है? श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए सजीवों के शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, या और किस रूप में? एटीपी के रूप में। श्वसन कहां होता है? तो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर। किस कोशिकांगक में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये वो कोशिकांगक है जहां पर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सांस लेना छोड़ना श्वसन नहीं है, श्वसन का एक छोटा सा हिस्सा है। सांस हम इसलिए लेते हैं कि ताकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करे। सांस हम सभी गैस लेते हैं ना, वायुमंडल में जो कुछ भी है सब सांस ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है श्वसन का तो इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और किसी गैस का नहीं। तो हम सांस इसलिए लेते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचे, वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाए और फिर कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो? ताकि एटीपी उत्पन्न हो और हमें ऊर्जा की प्राप्ति। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है एटीपी के रूप में। श्वसन की प्रक्रिया कहां होती है? तो एक सजीव के शरीर की जीवित कोशिकाओं में होती है। और कोशिकाओं में कहां होती है श्वसन? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्यों होती है? तो श्वसन को संपन्न होने के लिए विशेष प्रकार की एंजाइम जरूरी है। आप जानते हैं वायरस एक ऐसा जीव है जिनमें एंजाइम नहीं, इसलिए वायरस में श्वसन भी नहीं होता है। और श्वसन को संपन्न कराने वाले एंजाइम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के किस्म में है, इसीलिए यहीं पर होता है। और जगह वो एंजाइम ही नहीं है कि श्वसन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम है कि क्या कंप्लीट करवाना, और श्वसन के दौरान क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। किस रूप में बनता है? और बना हुआ सारा एटीपी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संचित रहता है। यह ऊर्जा को तो बनाता भी बनाता है और ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, जिसके कारण इसे कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पावर हाउस।
चूंकि श्वसन की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है और श्वसन के दौरान निर्मित एटीपी का यहीं पर स्टोर होता है। गोल्जी बॉडी स्टोर कर रहा था लेकिन एटीपी का नहीं। एटीपी का स्टोर कौन करेगा? क्योंकि यहीं बनता है। ये एटीपी बनाने की फैक्ट्री भी है और गोदाम भी। ठीक है, समझ गए? इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो चार चीज जानना बहुत जरूरी है। एक कि डबल लेयर मेम्ब्रेन का है। दो कि इसके भीतर डीएनए राइबोसोम जैसे कोशिका अंगक मौजूद है जो अन्य में नहीं है। दो, ये परिवर्तनशील आकृति है। तीन कि यहां पर श्वसन संपन्न होता है और इसलिए ये अन्य कोशिका अंगकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? और ये किसके बना होता है? ये भी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी किसको है जानते हैं? राइबोसोम को। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को राइबोसोम के प्रोटीन कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह कुछ राइबोसोम को अपने पास कैद रखा है। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरी होती है, लाइसोसोम इसके भीतर, सॉरी राइबोसोम इसके भीतर में ही है, प्रोटीन खुद बनाने लगता है। यानी कि ये एक ऐसा कोशिका अंगक है जो अपने निर्मित होने के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसका निर्माण खुद कर सकता है, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर में क्या है? राइबोसोम है। लेकिन कौन? 70S माइटोकॉन्ड्रिया में कौन राइबोसोम? 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम से तो ढेर सारे, माइटोकॉन्ड्रिया से तो ढेर सारे वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं और गनीमत है कि सबका नाम पूछा गया है और याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो आप सबका नाम जान जाइए। ठीक है, नाम जानना भी जरूरी है। जो बायोलॉजी में इतना बड़ा बड़ा कांड किए हुए हैं, कांड नहीं मतलब इतने बड़े काम किए हुए हैं, तो उसका नाम तो जरूरी है। कांड करना मतलब निगेटिव वर्ड हो जाता, नहीं, नकारात्मक भाव होता है। अच्छा, एक नंबर पाइए। एक नंबर में आपको नाम याद रखना है रिचर्ड ऑल्टमान का। दूसरा नाम याद रखना है बेंडा का। ये जीव वैज्ञानिकों के नाम है। अगला नाम याद रखना है किंग सबरी। किंग सबरी। और चौथा नाम याद रखना है वारबर्ग। रिचर्ड अल्टमान, बेंडा, किंग सबरी और वारबर्ग, ये चार वैज्ञानिक। खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया को खोज करने वाले क्या है? कौन है? रिचर्ड अल्टमान है। और रिचर्ड अल्टमान, ये भी याद रखिएगा कि रिचर्ड अल्टमान ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को खोज करके उसका नाम क्या रखा? बायोप्लास्ट रखा। बेंडा वो जीव वैज्ञानिक है जो बायोप्लास्ट नाम बदलकर क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया रखा। किंग सबरी ने यह पता लगाया कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही श्वसन कंप्लीट होता है और एंजाइमों की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वसन एंजाइमों का खोज किसने किया? वारबर्ग ने। क्लियर हो गया? नोट में दिया हुआ, आप इस चारों वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। कोई दिक्कत माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं नो? कोशिका द्रव की सबसे परिवर्तनशील आकृति कौन है? माइटो। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब जंतु कोशिका पूछेगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। पूछ देगा कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है, तो हम आ रहे हैं उस पर। ध्यान दीजिए यहां पर। अब ध्यान दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं? श्वसन। श्वसन समझ गए क्या है? क्लियर हो गया? या पूछ दे कि कोशिकाओं के कौन से कोशिका अंगक में श्वसन को संपन्न कराने वाले एंजाइम पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कितना झिल्ली का है? डबल लेयर झिल्ली का। और ये इसलिए बता रहे कि बहुत कम ऐसी कोशिकीय संरचनाएं जो डबल लेयर है, ये तो सब सिंगल लेयर है और एक राइबोसोम तो है ही नहीं उस पर। आइए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण संरचना पर, वो है आपका क्या? प्लास्टिड यानी लबक। प्लास्टिड क्या हुआ? नोट नहीं मिला आप लोग को? काहे? अच्छा, नोट नहीं मिला है कि एक बड़ी समस्या है कोचिंग का ना। अच्छा, वैसे आप तो इतने सीनियर है, योग्य हैं कि समस्या खुद दूर कर सकते हैं अपने स्तर पर। एक ऐसा लड़का मिला, सर हमको एक सप्ताह से नहीं मिला है नोट। कल आप खुद ही क्यों नहीं प्रयास किए? नोट तो ऐसा कुछ है नहीं, दोस्तों के फोटो स्टेट करा लिए। पढ़ना जरूरी है ना? है। नोट्स लाता है, नोट्स लाते हैं आप लोग? लाता है बहुत, देखते हैं ट्रक भर भर के नोट लाता है। अब कौन ले जाता है पता नहीं चलता है, फिर भी विद्यार्थी कहता है नोट नहीं मिलता है।
आइए दोस्तों, प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लास्टिड जिनको नोट नहीं मिला उसके लिए सबसे बेहतर सब दिन पढ़ के जाइए, फोटो खींच लीजिए, कॉपी पर लिखिए लीजिए, डबल याद हो जाएगा। ठीक है, क्लास में एक बार समझ जाइएगा, फिर अपने बार लिखिएगा। ठीक है, लिखने का मतलब एकदम लिखिएगा। बहुत एकदम लिखते हैं, 4 कलम लेकर बैठता है, हेडिंग मारेगा ललका से, बाउंड्री मारेगा हरका से, तब लिखेगा। ठीक है, तो झूठ मूठ का, और जो मतलब जितना अच्छा अच्छा लिखता है बाद में उसी को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा भी हुआ है। प्लास्टिड पर आइए, और प्लास्टिड एक ऐसी कोशिकीय संरचना है जो केवल और केवल प्लांट सेल में मौजूद होता है। केवल और केवल प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल में यह प्लास्टिड नहीं रहता है। और यह कोशिका के भीतर की सबसे बड़ी संरचना है प्लास्टिड, अर्थात यह माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है। कोशिका के भीतर की सबसे बड़ी संरचना कौन है? अभी आप पढ़े कि जंतु कोशिका की सबसे बड़ी संरचना कौन है, और वो इसलिए कि जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में प्लास्टिड रहता ही नहीं है, यह केवल पौधों की कोशिका में रहता है। पौधे उसे कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने योग्य है। बाकी पौधों की दुनिया 4 नंबर चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल में। तो प्लास्टिड केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है, सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है। और दूसरी बात कि ये पौधों के कोशिका में प्लास्टिड रहता है, लेकिन पौधों के सभी भागों के कोशिका में एक ही तरह का प्लास्टिड नहीं रहता है दोस्तों। पौधों के विभिन्न भागों के कोशिका का प्लास्टिड एक समान नहीं होता। जैसे जड़ वाला भाग की में जो कोशिका है उसका प्लास्टिड कुछ और है, तने वाले भाग का जो कोशिका है उस कोशिका का प्लास्टिड कुछ और है, पतियों का निर्माण जिन कोशिका से हुआ था उन कोशिकाओं के प्लास्टिड कुछ और है दोस्तों। तो पौधे के भिन्न भिन्न भाग अर्थात जड़, तना, पत्ती, पौधे के भिन्न भिन्न भागों की कोशिकाओं में एक तरह के ही प्लास्टिड मौजूद नहीं रहते हैं। प्लास्टिड 3 तरह के रहते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के प्लास्टिड होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या पौधों के सभी भागों के कोशिका में एक ही तरह के प्लास्टिड मौजूद है? नहीं। कितने तरह के? 3 तरह के। अब यह भी जान लीजिए कि किस भाग के कोशिका में कौन सा प्लास्टिड है। पौधे के जो भाग हरे रंग के हैं उन भागों के कोशिका में कौन प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट है। पौधे के समस्त हरे भागों के कोशिकाओं में कौन सा प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के अतिरिक्त अन्य जो भी रंग है, उदाहरण फलों के रंग को आप देखते हैं कुछ अलग, फूलों के रंग को कुछ अलग, कलियों का रंग कुछ अलग, तो हरे रंग के अतिरिक्त अन्य जो भी रंग वाले अंग है पौधे में, उनके कोशिकाओं में कौन सा प्लास्टिड? क्रोमोप्लास्ट। मुख्य रूप से फल और फूलों के कोशिकाओं में। अब पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं, जैसे जड़ हो गया, जड़ भूमिगत तनाव, जैसे आलू तनाव है लेकिन वो भी मिट्टी के अंदर रहता है और सूर्य के प्रकाश से दूर रहता है। तो पौधे के वे समस्त भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जड़ हो गया, भूमिगत तनाव हो गया, उन भागों के कोशिका में कौन सा प्लास्टिड? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो कौन सा प्लास्टिड कहां पर मौजूद है दोस्तों, समझ गए? अब इन तीनों प्रकार के प्लास्टिड में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्लोरोप्लास्ट। महत्वपूर्ण तो सब है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें क्या? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसी प्लास्टिड के भीतर में एक महत्वपूर्ण पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। इन तीनों प्रकार के प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वही प्लास्टिड है जिसके भीतर में क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट समझते हैं ना, जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन है वैसे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, जैसे यूरिन में यूरोक्रोम है, ठीक उसी तरह ये पिगमेंट है। हमारी त्वचा के जो रंग है ना वो भी मेलानिन पिगमेंट के कारण है। ये जो हरे भागों में के कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये हरे रंग किस पिगमेंट के कारण आते हैं? और ये सिर्फ रंग के लिए उत्तरदायी पिगमेंट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एकलौता ऐसा पिगमेंट है, कौन? जो क्षमता सिर्फ इसी में किसी में नहीं है। इसको हम फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे ना तब एकदम खोल खोल के पढ़ेंगे, एकदम पूरा समझ में आएगा। इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों
या इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी संरचनाओं को हमें समझना पड़ेगा। तीनों की संरचनाएं बिल्कुल एक ही जैसा होता है, सिर्फ इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसमें कोई और पिगमेंट रहता है, और इसमें पिगमेंट नहीं रहता, कुछ और ही रहता है, लेकिन संरचनाएं तीनों का क्या है? तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना को। और क्लोरोप्लास्ट की संरचना को अगर हम समझेंगे तो यह भी पता चलेगा कि आखिर क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। आइए क्लोरोप्लास्ट की संरचना को समझिए। यह माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ी संरचना है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल लेयर है दोस्तों, डबल लेयर। कोशिका द्रव में दो ही ऐसी संरचनाएं हैं जो कितने लेयर हैं? कौन कौन? क्लियर हो गया? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ी है। आइए हम किसकी संरचना को समझते हैं? क्लोरोप्लास्ट की संरचना को दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर, ये बना दिया है डबल लेयर। हो गया डबल लेयर, डबल लेयर। इतना बड़ा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसी तरह दिखता है। अब क्या इसका जो भीतर भाग है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी गुहा था ना, उसको क्या बोले थे? लेकिन इसको मैट्रिक्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लोरोप्लास्ट के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्ट्रोमा। अब यह एस्ट्रोमा भी दोस्तों कोशिका द्रव जैसे पदार्थों से भरे रहते हैं, यानी कहिए कि एस्ट्रोमा और मैट्रिक्स की प्रकृति बिल्कुल समान है। थोड़ा तो अंतर होगा ही होगा। एक अंतर तो यही कि ये क्लोरोप्लास्ट में है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन लगभग लगभग समान होते हैं। अब पढ़े थे कि आरएनए मैट्रिक्स में होता है, आरएनए एस्ट्रोमा में भी होता है। डीएनए मैट्रिक्स में होता है, डीएनए एस्ट्रोमा में भी होता है। कोशिका जैसे द्रव जैसे तरल पदार्थ मैट्रिक्स में भी होता है, इसमें भी होता है। राइबोसोम मैट्रिक्स में भी होता है, राइबोसोम इसी में भी होता है। 70S राइबोसोमी मैट्रिक्स में और 70S राइबोसोमी एस्ट्रोमा, यानी कि एस्ट्रोमा और मैट्रिक्स में काफी समानता है। क्लियर हो गया? इतना बात समझ गए? क्लोरोप्लास्ट के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं दोस्तों। अब आइए कि इस एस्ट्रोमा के भीतर लंबे लंबे धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है। लंबे लंबे धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है, और ये लंबे लंबे धागे के समान जो संरचनाएं क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा वाले भाग में है दोस्तों, इसको कहते हैं एस्ट्रोमा लैमेली। एस्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, लैमेली। हिंदी इंग्लिश दोनों में एस्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड दोहरी झिल्ली की बनी होती है, भीतरी भाग को क्या कहते हैं? उसे लिक्योप्लास्ट की आकृति में भी इसी तरह रहता है, उसको भी क्या कहते हैं? तीनों प्रकार के प्लास्टिड की संरचना एक जैसी, बस पिगमेंट अलग अलग होता है। अब ये जो एस्ट्रोमा लैमेली है दोस्तों, एस्ट्रोमा लैमेली क्या है समझ गए ना? समझ गए जी? इस एस्ट्रोमा लैमेली में एकदम गोलाकार लंबाकार छोटी छोटी थैली, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। एस्ट्रोमा लैमेली से लगे हुए छोटे छोटे गोलाकार थैली एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा रहता है। आप ये समझ रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक का मतलब क्या हुआ? चाउमीन लिट्टी की दुकान में देखते हैं ना, प्लेट के ऊपर प्लेट, देखे हैं? प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में थैली के ऊपर थैली, थैली के ऊपर थैली दिखाई पड़ता है प्रत्येक एस्ट्रोमा लैमेली में। यानी कि कोई एक एस्ट्रोमा लैमेली में, प्रत्येक एस्ट्रोमा लैमेली में थैली के ऊपर थैली, थैली के ऊपर थैली जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। एस्ट्रोमा लैमेली में जो ये थैली के समान संरचनाएं दिखाई पड़ती है दोस्तों, इसे कहते हैं थैलेक्वाइड। थैली को कहते हैं थैलेक्वाइड, थैली को कहते हैं थैलेक्वाइड। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत भी होगा तो भी याद रखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो थैलेक्वाइड। अब थैलेक्वाइड देख रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक थैलेक्वाइड, फिर उसके ऊपर दूसरे थैलेक्वाइड, तीसरे थैलेक्वाइड, चौथे थैलेक्वाइड, पांचवें, यानी थैलेक्वाइड के ऊपर थैलेक्वाइड। तो थैलेक्वाइड के गुच्छों को ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और इसी थैलेक्वाइड के थैली के भीतर पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा वाले भाग में एस्ट्रोमा लैमेली से जुड़े थैलेक्वाइड के थैली के भीतर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एक दो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, ढेर सारे क्लोरोफिल होता है एक के पैकेट में, और एक पैकेट में जितना भी क्लोरोफिल आता है उसको सबको सम्मिलित रूप से क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल के समूह को क्या कहते हैं? क्वांटासोम। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है?
थैलेक्वाइट में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो क्या आप क्लोरोप्लास्ट की संरचना को समझ लिए ना? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही या दोहरी झिल्ली का होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। मैट्रिक्स के समान ही इसमें सारे पदार्थ भरे रहते हैं, अर्थात प्लास्टिड के स्ट्रोमा वाले भाग में या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में राइबोसोम है, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे हुए। धागों की समान संरचना को स्ट्रोमा लेमली कहते हैं, उससे जड़े थैली के समान संरचना को थैलेक्वाइट कहते हैं, और थैलेक्वाइट के समूह को ग्राना कहते हैं। और थैलेक्वाइट के थैली के भीतर ही बंद है क्या? क्लोरोफिल। क्या एक थैलेक्वाइट में एक ही क्लोरोफिल होते हैं? हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश में एक से कई ज्यादा होते हैं। सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्वांटासो। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और इसी प्लास्टिड के भीतर दोस्तों, इसी के भीतर फोटोसिंथेसिस संपन्न होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं ना, इसे पौधा का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर में स्ट्रोमा और थैलेक्वाइट के भीतर संपन्न होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो क्लोरोप्लास्ट समझ गए। अब क्रोमोप्लास्ट, पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य कोई भी रंग है उसके लिए जिम्मेदार पिगमेंट किस प्लास्टिड में रहता है? सेब का रंग लाल क्यों है? टमाटर का रंग लाल क्यों है? ठीक है, या XYZ जो भी हो उसका रंग हरा के अतिरिक्त और क्यों है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट में तरह तरह के पिगमेंट होते हैं, और कुछ का नाम तो हम दिए हुए हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे हुए हैं। पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं होगा? पूछ देता है कभी कभी, टमाटर का लाल रंग क्या है? टमाटर के लाल रंग का कारण तो लाइकोपिन क्या है? वो क्लोरोफिल की तरह ही एक पिगमेंट है, जो कहां पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। बात को समझ गए ना? तीसरा था क्या? ल्यूकोप्लास्ट। जो उन भागों में मौजूद था जो भाग पौधे के सूर्य के प्रकाश से या प्रकाश से क्या था? और ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन का क्या करना? संचय करना। स्टोर भोजन का क्या करना? संचय। नींदे में पढ़ रहे हैं, देखिए जी कैसे होगा। आप भी चश्मा आप भी कर रहे हैं, ठीक है, इसको कर रहे हैं। सो के बोल रहा है, आंख बंद है बोल रहा है, ध्यान करके बोलते हैं क्या? आइए दोस्तों, तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का जो ये पूरा गोदाम है, थैलेक्वाइड है, उसमें कोई पिगमेंट रहता है। ल्यूकोप्लास्ट अपने थैलेक्वाइड में एकदम विभिन्न प्रकार के भोजन को पैकेज करके रखता है। आप जानते हैं पौधों में पैकेजिंग, भोजन को पैकेज करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान इतना भोजन बना लेते हैं कि 10% भी वो अपने लिए यूज नहीं कर पाते। यानी पौधों की स्थिति यह है कि जितनी उनकी जरूरत है उसके तुलना में कई गुना ज्यादा भोजन बनाते हैं। भर दिन सूरज का प्रकाश है, भर दिन खाना बनते रहता है। जबकि पौधों को उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है नहीं जितनी जंतु को है। पौधों को अपना जीवन व्यतीत करने में बहुत कम ऊर्जा चाहिए। इसीलिए पौधा जानते हैं, पौधा एक बार सांस लेता है ना तो उसके बाद भूल जाता है कि सांस फिर लेना है क्या। क्यों? तो उसमें श्वसन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है पौधों में। क्यों? तो उन्हें ऊर्जा की जरूरत बहुत कम है। और पौधों की ऊर्जा की जरूरत कम क्यों है? तो पौधा कुछ करना है, एक जगह रहना है, मस्ती से रहना है क्या? बगल वाला में उसी की जाति का पौधा कट जाए, कुछ हो जाए, कोई मतलब है? हमको प्रकाश संश्लेषण करना है, तो पौधे को कोई ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं। पौधों को कोई ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन खाना भर दिन बनता है। तो अब क्या होगा? खाना का स्टोर होगा, करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि हम जो खाना प्राप्त करते हैं पौधों से, अब आलू खाते हैं, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कौन सा है वो कार्बोहाइड्रेट? वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट था। तो पौधा प्रकाश संश्लेषण किया तो अपने लिए भोजन नहीं यूज किया। वो प्रकाश संश्लेषण बहुत करते हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन विभिन्न प्रकार के फलों के पौधों के उत्पादों में संचित हो जाते हैं, जिन्हें जंतु प्राप्त करके अपना जीवन जी पाते हैं। अगर पौधा हड़ताल कर दे कि फोटोसिंथेसिस उतना ही जितना जरूरत है, तो जीवन चल पाएगा नहीं। तब आपको आलू में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, फलों में विटामिन नहीं मिलेगा। ये सारे प्रकाश संश्लेषण के प्रभाव है दोस्तों।
तो भोजन को संचित रखना बहुत जरूरी है। और ल्यूकोप्लास्ट का थैलेक्वाइड भोजन को संचित रखता है और सभी प्रकार के भोजन को संचित रखता है। कार्बोहाइड्रेट को संचित रखता है, प्रोटीन को संचित रखता है, उसके अलावा वसा को संचित रखता है। देखिए सबका हम नाम दिए हुए हैं। प्रोटीनोप्लास्ट ऐसे लिक्विडोप्लास्ट है जो किसका संचय करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का संचय करने वाले दो प्रकार के प्लास्टिड है, एक प्रोटीनोप्लास्ट होगा, एक एल्यूरोप्लास्ट होगा, ठीक है। एक होगा एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसका संचय? स्टार्च का। प्रोटीनोप्लास्ट किसका संचय? प्रोटीन का। एल्यूरोप्लास्ट भी किसका? प्रोटीन का। एलायोप्लास्ट किसका? तो उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्लास्टिड समाप्त हो गया, समझ गए ना? वे कौन से प्लास्टिड है जो भोजन का संचय करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के किन भागों के कोशिकाओं में मौजूद है? वो भाग जो सूर्य के प्रकाश से मुख्य रूप से जड़ और भूमिगत। क्लियर है? क्लोरोफिल नामक महत्वपूर्ण पिगमेंट किस प्लास्टिड में? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में? या ग्रेनम में। थैलेक्वाइड नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो ग्रेनम रहेगा। क्लियर है? तो गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड क्लियर हो गया। आइए दोस्तों अगली संरचना सेंट्रोसोम पर। सेंट्रोसोम, इसका हिंदी में क्या कहते हैं? तारक का। ठीक है, सेंट्रोसोम यानी कि तारक का। क्या है? कोशिका अंगक है। कहां है कोशिका? भूल तो नहीं गए आपकी? सारे कोशिका अंगक कोशिका द्रव्य में है, तो वो बात बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखिए कि ये केवल एनिमल सेल में मौजूद है। एनिमल सेल और प्लांट सेल लगभग लगभग एक ही जैसे होते हैं। कुछ कोशिका अंगक प्लांट में है तो पौधे मतलब जंतु में नहीं है, जंतु में तो दो तो देख लिए हैं, तीसरा आप देख रहे हैं। एक सेलवाल देखे थे जो प्लांट में था, जंतु में नहीं था। फिर आप प्लास्टिड देखे जो प्लांट में था, जंतु में। यह सेंट्रोसोम है जो जंतु में, पौधे में नहीं है। सेंट्रोसोम एक ऐसी कोशिका अंगक है जो केवल और केवल जंतु के कोशिका में नहीं रहता है, जंतु के कोशिका में रहता है, पौधों की कोशिका में नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी आकृति को अगर देखेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, बेलन के समान तो नहीं दिखाई देगा, फिर भी हम कह सकते हैं बेलन के समान दिखाई देगा दोस्तों। क्या बना रहे पता है? ये इस तरह से सेंट्रोसोम, और इस सेंट्रोसोम के दोनों किनारे पर दोस्तों वृत्ताकार मार्ग में इस तरह की संरचनाएं बनी रहती हैं। तो सेंट्रोसोम को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा, यानी कुछ हद तक बेलन के समान है, लेकिन बेलन का ये समतल रहता है, ये उठा हुआ है। तो ये स्पेशल आप याद रखने के लिए रख सकते हैं। उसे राइटर सब यही लिखता है बेलन के समान दिखाई पड़ता है, तो इस तरह दिखाई पड़ता है सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम में ये जो दोनों किनारे पर फाइबर के समान स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज, एक बार परीक्षा में पूछा था कि एस्ट्रल रेज किस महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के भाग है? ये जो देख रहे हैं फाइबर के समान, इसी को कहते हैं एस्ट्रल रेज। और ये बड़ी विडंबना है कि इसको क्यों कहते हैं, इसका कोई तर्क नहीं है, बस वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया इसलिए कहते हैं, और कोई दूसरा तर्क है नहीं है। ठीक है, एस्ट्रल रेज कहते हैं। अब इस एस्ट्रल रेज के भीतर में दोस्तों दो गोलाकार गोलाकार संरचना पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम के भीतर जो दो गोलाकार संरचना पाए जाते हैं उसे सेंट्रियोल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रियोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यह क्या करता है कार्य? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। किसमें? और कोशिका विभाजन क्या है समझे थे ना? पुराने कोशिकाओं से नए कोशिका का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? ठीक है, सबसे पहले यह पता विर्चो ने लगाया था, रुडोल्फ विर्चो ने लगाया था दोस्तों। ठीक है, कि नए कोशिका की उत्पत्ति पुराने कोशिकाओं से होती है, और जिस प्रोसेस से होती है उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं, जिसमें मदद करता है कौन?
सेंट्रोसोम मदद करता है। ये नहीं कि इसी कारण कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि आप जान रहे कि पौधों की कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता, तो क्या पौधों की कोशिका विभाजन नहीं करते? करते हैं, वो भी जंतु की कोशिका की तुलना में बहुत ज्यादा। क्या पौधों और जंतु में वृद्धि होती देखे हैं? पौधों में बड़ी तेज वृद्धि होती है, ठीक है। बांस और कदम के पेड़ तो इतने ज्यादा तेजी से वृद्धि करते हैं कि इधर उधर से घूम कर आइए, पता चलेगा कदम के पेड़ आपके ऊंचाई को पार कर गया क्या। तो पौधे काफी तेज वृद्धि करते हैं, तो पौधे की कोशिका में ये सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये जंतु के कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करने वाला कोशिकांगक है। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए सेंट्रोसोम, ठीक है। अब आइए अंतिम कोशिका अंगक। अंतिम कोशिका अंगक है दोस्तों रसधानी, वैक्यूल्स। और बताए थे कि हम सभी कोशिका अंगकों को दो भागों में बांटते थे ना, ऑर्गेनोइड और मेटा, ऑर्गेनोइड और मेटा प्लास्ट। तो ऑर्गेनोइड ये नहीं है, ये क्या है? अर्थात ये निर्जीव संरचना है। और ये भी दोस्तों थैली की समान संरचनाएं हैं। किसके समान? लेकिन ये थैली राइबोसोम से भी बड़ा है, लाइसोसोम से भी बड़ा है, और थैली के समान संरचनाएं हैं, इसलिए इसका नाम है रसधानी, वैक्यूल्स। और इस थैली के समान संरचनाएं में दोस्तों कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे रहते हैं, जिसे सेल सैप कहते हैं दोस्तों। जिसे क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। हिंदी में कोशिका रस कहते हैं। रसधानी के थैली में बंद कोशिका द्रव के समान पदार्थ को क्या कहते हैं? सेल सैप कहते, कोशिका रस कहते। लेकिन वैक्यूल जो है ना, यह मुख्य रूप से पौधों के कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु के कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत छोटा होता है। जंतु के कोशिका में, एनिमल सेल में वैक्यूल रहता है, लेकिन बहुत छोटा, बहुत छोटा। प्लांट का तो वैक्यूल्स बहुत बड़ा रहता है, कभी कभी तो इतना बड़ा रहता है कि पौधे के एक कोशिका का 90% हिस्सा केवल कौन छेके रहता है? वैक्यूल्स। लेकिन जंतु की कोशिका में छोटे 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 या होते ही नहीं है दोस्तों। यानी रसधानी भी दोस्तों, वैक्यूल्स भी मुख्य रूप से पौधों के कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिका अंगक है। जंतु की कोशिका में इसकी कोई जरूरत भी नहीं है उतनी। तो पौधों के कोशिका में ही रसधानी मुख्य रूप से बंद रहते हैं, इसमें सेल सैप रहते हैं दोस्तों। और सेल सैप का क्या काम है जानते हैं? जीव द्रव का निर्माण करना। इन सेल सैप के जरिए क्या हो सकता है? जीव द्रव का निर्माण हो सकता है। सेल सैप के जरिए क्या हो सकता है? तो पौधों में इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि पौधे में कोशिकाएं जल्दी जल्दी बनते हैं, वृद्धि जल्दी जल्दी होती है। जल्दी जल्दी कोशिका बनने के लिए ढेर सारा जीव द्रव भी चाहिए, इसलिए पौधों की कोशिका में वैक्यूल्स भरपूर मात्रा में रहता है। लेकिन पौधे की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम मात्रा में रहता है जंतु की तुलना में। कोई दिक्कत है? और इसका रसधानी का जो झिल्ली है दोस्तों, यह भी स्पेशल है। इस रसधानी की झिल्ली का एक अलग नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम था ना। सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति कैसी थी? सेम टू सेम प्रकृति होती है किसकी? टोनोप्लास्ट की। सेम टू सेम प्रकृति होती है टोनोप्लास्ट की। ये तो टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल्स के झिल्ली को कहते हैं, या कोशिका झिल्ली के समान ही अर्धपारगम होता है। कोशिका झिल्ली के समान ही दोस्तों क्या होता है? अर्धपारगम। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है। जंतु के कोशिका में ये बहुत छोटा रहता है। जंतु के कोशिका में रहता है क्या करता है? तो जंतु के कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का मदद करता है। जल संतुलन का मतलब कि जल का नियंत्रित मात्रा में शरीर में हमेशा उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जल की मात्रा शरीर में, मानव के शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में जल की एक निर्धारित मात्रा सदैव रहना जरूरी है। अगर जल की मात्रा शरीर में, जंतु के शरीर में निर्धारित मात्रा से कम हो गया, जंतु की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। जंतु का शरीर या मानव के शरीर ब्लड के कमी को झेल लेगा, लेकिन वह जल के कमी को झेल नहीं पाएगा। अब देखे होंगे जब बीमार डॉक्टर को यह पता चलता है कि पानी की कमी होगी, जल की कमी होगी, तो तुरंत उसको चढ़ाया जाता है। एक समय भी लेट हुआ आदमी मर जाएगा दोस्तों। ब्लड चढ़ाने के लिए डॉक्टर इंतजार कर लेगा, लेकिन जल चढ़ाने के लिए नहीं। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है जो शरीर को जीवित बनाकर रखती है, अर्थात शरीर के अंदर पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिवहन का कार्य होता है, ये सारे कार्य केवल जलीय माध्यम में ही चाहिए। भोजन खा लीजिएगा, जल नहीं पीजिएगा, पच जाएगा? नहीं, जलीय माध्यम में ही पचेगा।
माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो शोषण हो रहा है, जलीय माध्यम में शोषण हो रहा है। जीवन को बनाए रखने के लिए सजीवों के शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती रहती है वह जलीय माध्यम में ही संपन्न होती है। इसलिए जल का निर्धारित मात्रा जंतुओं के शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में होते रहना बहुत जरूरी है, और यह रसदानी कोशिका में रहकर जल संतुलन का कार्य करता है। अर्थात जब जल की मात्रा कोशिका में अधिक होती है या उसे क्या बना लेता है, और जब जल की मात्रा कमी होती है तो इसको वो कोशिका द्रव्य में सेक्रेट कर देता है। यही कहलाया जल संतुलन। रसधानी कुछ एक कोश के जीवों में यूनिसेलुलर समझ रहे ना आप, जो केवल एक कोशिकाओं से बने हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनके कोशिका में रसधानी का कुछ अलग ही कार्य है। अब देखिए कि पौधों की कोशिका में रसधानी जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य बनाने में काम करता है। जंतु के कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का काम करता है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में यह रसधानी जो है उत्सर्जनशील पदार्थ का संग्रह करने का काम करता है। और जब उत्सर्जनशील पदार्थ समझ रहे ना, शरीर में बने ऐसे पदार्थ जो शरीर के जरूरत के नहीं है अथवा शरीर के लिए हानिकारक है, वही कहलाता है उत्सर्जन योग्य पदार्थ। तो एक कोशिकीय सजीवों के शरीर के भीतर जो भी उत्सर्जनीयशील पदार्थ होते हैं वो वैक्यूल में पैक होते हैं और फिर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि ये खास गुण, ये खास कार्य वैक्यूल केवल एक कोशिकीय जीवों में ही करता है, बहुकोशिकीय में इसका काम यह नहीं है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ गए सारे संरचनाओं को? अब ध्यान दीजिए कि वर्तमान समय में आपको बताए थे कि कोशिका के सारे राज्य से पर्दा नहीं उठाए। अर्थात ये कहिएगा कि वर्तमान समय में कोशिका की सारी कार्यप्रणाली का पता चल चुका है, तो ऐसा भी नहीं है। निरंतर कोशिका के क्षेत्र में जीव वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। हाल की खोजों में कुछ अन्य कोशिकीय संरचना का भी पता चला है जो कोशिका द्रव्य में मौजूद है। हालांकि उसका कोई विशेष महत्व है नहीं, लेकिन फिर भी खोज की पुष्टि तो हो ही गई है और एनसीईआरटी बुक में इसका उल्लेख किया गया है। तो आप कुछ वैसे संरचनाओं को पढ़िए, ठीक है? बस उसके बारे में उतना ही याद रखना है, जैसे एस्फिरोसोम है, साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूबल्स है। तो ये सब संरचनाओं को आप एक नजर डाल दीजिए। उसके बाद हम अगली संरचना न्यूक्लियस पर आते हैं दोस्तों। एक नजर आप लोग डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, उसको पढ़ना है सीध। पढ़ लिए? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, सो तो पता है क्लासरूम में कोई दिक्कत नहीं होता, सारा दिक्कत एग्जाम हॉल में आता है। क्या पढ़ लेना है, बाद में क्वेश्चन करवाएंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। क्या अरे नहीं, जो पढ़ता है उसको पता चल जाता है कि एग्जाम, अब जो पढ़ा ही नहीं उसको क्या पता कि अच्छा गया खराब गया। आप पढ़े हैं, पूरा तैयारी किए हैं, तो कभी कभी आता है कहने के लिए कि जानल क्वेश्चन गलबल हो गया। इस तरह की दिक्कत हम कर रहे हैं, ठीक है? एग्जाम अच्छा कैसे जाता है? एग्जाम अच्छे जाता है तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तैयारी किया हुआ विद्यार्थी अगले दिन बोलेगा कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। क्या जी? जिसका तैयारी फुल पूर्व है उसको परीक्षा देने के बाद अंदर से दिल से आवाज हो जाता है कि तुम टॉपर है, और कुछ का घोच पोच रहता है। घोच पोच समझते हैं ना? हाँ, मगध भाषा का ही शब्द है, ठीक है? ठीक है, जीग जैग शब्द इंग्लिश में आता है, उसके लिए क्या जाता है। तो उसको रिजल्ट होने के बाद पता चलता अच्छा रिजल्ट आ गया, हमको तो भरोसा नहीं था। तो ऐसे भी होते हैं कुछ हैं, ठीक है? कुछ इस कैटेगरी का होता है, क्वेश्चन आउट हो गया था, किसी का रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है? किसी का हो ही नहीं सकता है रिजल्ट। सरकारी नौकरी होना आज के दौर में संभव न है। तो इस तरह से भी बात मार्केट में चलते रहता है, ठीक है? एक आपको फैलाएगा, क्वेश्चन आउट होगा, आपको मिल जाएगा, इस तरह से। तो ये सबसे दोस्तों बच के रहिए। कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि मेरिट से नौकरी लिया जा सकता है, और इसके कई एग्जाम्पल मार्केट में भरे पड़े हैं। और यहां आ गए हैं तो मेरिट से आप नौकरी कैसे लीजिएगा, बहुत आसान उपाय है।
जब तक बैच चलेगा तब तक 20,000 क्वेश्चन होगा, उसको रट लीजिएगा, टॉप हो गए। लेकिन उसमें एक भी क्वेश्चन चूके तो गए। इसीलिए हम बोले कि जो चैप्टर समाप्त होते जा रहा है ना, उसका क्वेश्चन रटते जाइए। बहुत होता है ये पहला चैप्टर खत्म हो गया, अच्छा खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद एकदम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर हुआ, उसके बाद समाप्त हो गया, तब वो कहते नहीं अच्छा टीचर नहीं था, दूसरा जगह पकड़ना पड़ेगा। अब मार्केट में एकदम एक से एक तैयार है, 20 दिन में पूरा बायोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, या नहीं तो बाद में सेट खरीद कर लाएगा, ठीक है, उसके बाद सेट मारेगा, कहेगा कि मास्टर सब कुछ तो करता है, नौकरी तो सेट मारने से होगा। सेट मार लेगा, उसमें 100 में 60 आएगा, खुश हो जाएगा अपने अपने, कल हम 70 कर देंगे। उसको ये खुशी है कि 60 बन रहा है, जबकि होनी ये चाहिए कि दिक्कत ये है कि उसे समझना चाहिए 40 भी अभी भी नहीं बन रहा है, जो सिलेबस से है ना जी। 100 में सेट मारे, 100 में 80 बन गया, खुश नहीं होना है, ये देखना कि 20 क्यों नहीं बना है, कौन से जो हमसे छूट गया है। तैयारी 100 में करना है, और ये सारा क्वेश्चन सिलेबस से आता है दोस्तों। और सिलेबस क्या है, हम जो क्वेश्चन दे रहे वही है सिलेबस। आइए न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस बड़ी महत्वपूर्ण संरचना है, और जब हम सेल थ्योरी पढ़े थे तो सेल थ्योरी में हम 4 बात बताए थे, और चौथी बात यही थी कि कोशिकाओं का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। यानी सेल थ्योरी ने यह तो नहीं बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, लेकिन यह क्लियर कर दिया था कि जिस भी प्रक्रिया से होता हो उसमें न्यूक्लियस की भूमिका बहुत बड़ी रहती है, और सच में यह आगे सही साबित हुई। न्यूक्लियस का खोज आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने ही कर दिया था। न्यूक्लियस कोशिका के बीच में पाई जाने वाली गोलाकार संरचना है। हालांकि जरूरी नहीं है कि यह गोलाकार ही हो, किसी किसी कोशिका में वृत्ताकार होता है, घोड़े के पैर के आकार का होता है, लेकिन अधिकांश कोशिकाओं में गोलाकार ही होता है। और यह भी जरूरी नहीं है न्यूक्लियस के लिए कोशिका के बीच में ही पाया जाएगा, साइड में भी रह सकता है, लेकिन अधिकांश कोशिकाओं में वो बीच में ही रहते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक हो, कुछ ऐसे भी कोशिका है जिसमें 2-2 न्यूक्लियस मौजूद है, और कुछ ऐसे भी है जिसमें न्यूक्लियस का ढेर लगा हुआ है, लेकिन अधिकांश कोशिका में एक ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बात समझ गए ना। तो न्यूक्लियस क्या है, कोशिका के मध्य में पाई जाने वाली गोलाकार सघन संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसका खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो अब आइए सीधे हम केंद्रक पर आ जाते हैं। केंद्रक पर आ जाते हैं तो ये कोशिका का न्यूक्लियस जो है ना, ये भी दोस्तों डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन का। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर था ना, प्लास्टिक डबल लेयर था ना, तो ये जो न्यूक्लियस है और बहुत बड़ी संरचना है, यह न्यूक्लियस जो है दोस्तों, यह आपको डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है। और डबल लेयर मेम्ब्रेन में जगह जगह छिद्र बने होते हैं। क्या बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। ये छिद्र इसलिए बने होते हैं, ये कोशिका के भीतर है, ठीक है। न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, और साइटोप्लाज्म के समान ही द्रव पदार्थ केंद्रक के भीतर मौजूद रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के भीतर साइटोप्लाज्म के समान सेम टू सेम एकदम फोटोस्टेट पदार्थ जो पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये छिद्र इसलिए बने होते हैं कि ताकि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच विभिन्न प्रकार के साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का लगातार क्या होता रहे, आदान प्रदान होता रहे। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच जो खाली जगह हो उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इस न्यूक्लियस में ही डीएनए रहता है, मुख्य रूप से इसी में डीएनए रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में तो 1-2 डीएनए था, इसमें भरमार रहता है डीएनए का। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो महत्वपूर्ण संरचना है दोस्तों, इस न्यूक्लियस के अंदर जाल के समान ढेर सारी संरचनाएं मौजूद रहती है, जाल के समान ढेर सारे संरचनाएं। और जाल के समान इस संरचना को क्या कहते हैं जानते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस में, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क।
और क्रोमेटिन नेटवर्क जो है दोस्तों वही डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए का और प्रोटीन का और हिस्टोन प्रोटीन का। तो न्यूक्लियस के भीतर की जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, यह जाल की समान संरचना है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। यह क्रोमेटिन नेटवर्क हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए से बने होते हैं। और यह इतनी महत्वपूर्ण संरचना इसलिए है कि यही क्रोमेटिन नेटवर्क कोशिका विभाजन के समय क्षर के समान संरचनाओं में तब्दील होते हैं। किसके समान संरचनाओं में तब्दील होते हैं? क्षर के समान संरचनाओं में तब्दील होते हैं। क्षर के समान संरचनाओं में तब्दील होते हैं। और जब क्रोमेटिन नेटवर्क क्षर के समान संरचनाओं में तब्दील होते हैं तब उसे कहते हैं क्रोमोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र वो इकाई है, वो भाग है दोस्तों जो माता पिता के गुणों को ढोकर उनको बच्चों में क्या करते हैं? हस्तांतरित करते हैं। यह गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क से होता है। कब होता है? कोशिका विभाजन के समय होता है। यह गुणसूत्र क्या है? ये गुणसूत्र जो है डीएनए और नॉन, क्योंकि क्रोमेटिन ही गुणसूत्र बना है, तो जिन जिन चीजों से क्रोमेटिन बना उन्हीं चीजों से कौन बना रहेगा? अब क्रोमेटिन किससे बना हुआ है? तो उसी से क्या बना है? तो क्रोमोसोम में डीएनए, उसी डीएनए के टुकड़े को जीन कहते हैं और जीन के माध्यम से गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचता है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। और क्रोमेटिन भी, जालिका भी, सारे क्रोमेटिन नेटवर्क जितने न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में है सब एक्टिव नहीं रहते हैं। जो एक्टिव रहते हैं उसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, जो निष्क्रिय पड़े रहते हैं उसे यू क्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर हो गया? दिया हुआ नोट में। जो निष्क्रिय रहते हैं वो यू क्रोमेटिन है और जो सक्रिय रहते हैं वो हेटेरोक्रोमेटिन। यानी क्रोमेटिन नेटवर्क भी दो तरह के। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन नेटवर्क क्या बन गया? अब गुणसूत्र का भाग है डीएनए, डीएनए का भाग है जीन, जीन ही गुणों को ढोकर एक पीढ़ी से दूसरे की। क्लियर हो गया? समझ गए? उसके बाद न्यूक्लियस के भीतर खुद कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका एक महत्वपूर्ण जैव अणु आरएनए के निर्माण का सक्रिय स्थल है और केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। सेल हो गया समाप्त दोस्तों, कोशिका अंगक समाप्त हो गया। क्या ये सारे चीज को समझे आप? समझ रहे हैं ना? आगे क्या है? कोशिका समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होता? क्लियर है ना? अब जानिए कि सब पढ़ने आता है कि लफागिरी करने आता है, ये बताइए। पढ़ने आता है ना? पढ़ेगा ना ठीक से? नहीं समझता पूछेगा। बहुत एकदम सीना तान के आता है, नहीं पढ़ाएगा उखाड़ कर देंगे। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? आराम से ये पढ़िए, ठीक है? नौकरी हो जाएगा तब पूरा शक्ति प्रदर्शन कीजिएगा ना, है? आराम से पढ़िए दोस्तों। मार्केट में एक नया वर्ग उदय हुआ, लफुआ वर्ग। तो ध्यान रखिए कि जरा सा भी समय बर्बाद करिएगा, दरोगा बनना संभव नहीं है। और लफुआ सबसे बच कर रही है। ये सब सुनते हैं, फाउन खर करके बुलाता है, टाइम को बर्बाद करते। कहीं जाइएगा, मान लीजिए टाइम में बर्बाद हुआ और टाइम में जो बैठकर पढ़ रहा है वो आपको पीछे कर देगा कि नहीं कर देगा? दोस्तों पढ़ने से कुछ होगा? पढ़ करके सबको पीछे करना है, तब ना आपका सब सीट पक्का होगा। लफुआगिरी करिएगा तो सबकी जान की कीमत एक के बुलेट है ना जी? हर की जान की कीमत क्या? बुलेट। कुछ तो धमकी ऐसे देने आता है कि लगता है कि उसको सरकार एसपीजी सुरक्षा दे ले है। ठीक है, ठीक है, तो धमकी आराम से पढ़िए। नहीं तो भारत में तो ये आदमी को नहीं मारा जा सकता है। एक प्रधानमंत्री क्योंकि उन्हें एसपीजी सुरक्षा है और दूसरा राष्ट्रपति क्योंकि वो महामहिम है। नहीं तो किसी को कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। जाइए दोस्तों अगले क्लास में मिलिए। चलिए, जहां इंग्लिश लिखते हैं वह हिंदी भी लिखिए दोस्तों। जिसका हिंदी है उसका हिंदी लिखते हैं,
और जिसका हिंदी है ही नहीं उसका हिंदी नहीं लिखते हैं। अच्छा, हम ध्यान देंगे आगे। ओके दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं। और हमको लगता है 2 क्लास और लगेगा सेल में, क्या? थोड़ा बड़ा चैप्टर है।